दोस्तों आदाब। आज मैं फिर एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का तर्जुमा मैंने मैथिली ज़बान से उर्दू ज़बान में किया है। ये कहानी राजमोहन झा की है। राजमोहन झा मैथिली के मारूफ तंज़ो मज़ाह निगार हरिमोहन झा के फर्जंद हैं। आइए सुनते हैं मैथिली ज़बान से उर्दू ज़बान में कहानी बुज़दिल। बुज़दिल राजमोहन झा। याद आती है उसे कितने दिनों पहले की बात। प्रोफेसर नाथ ने जो कहा था, प्रोफेसर नाथ के लिए उसके दिल में बेपनाह इज्जत थी, इसलिए उनकी बात उसके दिल की गहराई तक पहुंची थी। नहीं तो दूसरे कहते कहते रह गए। कितने लोगों ने कहा, माँ बाप समझा कर थक हार गए। वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। प्रोफेसर नाथ भी बहुत मानते थे उसे। यूनिवर्सिटी का टॉपर था, उन्हें फ़ख्र था इस पर। मज़मून रियाजी में इतना मज़ा हुआ तालिब इल्म उन्हें बहुत कम मिला था। कितनी बार बोले थे वो। आराम कुर्सी के नीचे से दोनों बाजू निकालकर उसके जोड़ पर अपने दोनों पैर फैलाकर प्रोफेसर नाथ गाउन की जेब से सिगार और माचिस निकाले हुए थे और उसे जलाने लगे थे। दयाल की आंखों के आगे प्रोफेसर नाथ की यह अदा अभी भी नज़रों के सामने है। पता नहीं क्यों किसी की कोई अदा या कोई मंजर या खाका दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाता है जो लोग कभी नहीं भूलते हैं। मुमकिन है कि प्रोफेसर नाथ की बातों का जो असर पड़ा था दयाल पर, इसलिए उनकी यह अदा उस पर मुस्तकिल असर छोड़ चुकी थी। प्रोफेसर नाथ ने बहुत अच्छी और सही बात कही थी। हो सकता है उस वक्त दयाल इतना न समझ सका हो जितना बाद में समझा। प्रोफेसर नाथ थोड़ी देर सिगार का धुआं उड़ाते रहे, फिर संजीदा होकर बोले थे, दयाल, मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने के हक़ में नहीं हूँ, मगर मेरे इस बात से तुम मुत्तफ़िक़ होगे कि तुम्हारी ज़िंदगी और कैरियर पर सिर्फ तुम्हारा ज़ाती हक़ नहीं है। तुम बहुत ब्रिलियंट और होनहार तालिब इल्म हो मेरे, और मैं चाहता हूँ कि न सिर्फ मेरा बल्कि यूनिवर्सिटी का और पूरे देश का, मुल्क का नाम तुम ऊंचा करो। और इस काबिलियत पर मुझे ज़रा भी शक नहीं है, वो तुम में है। इसलिए तुम्हारे असातिज़ा की, तुम्हारे हमजमात की, तुम्हारे सरपरस्त की, सबों की आंखें तुम पर लगी हैं। पूरे समाज के तई तुम्हारा एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है और मुझे खुशी होगी कि इस फ़र्ज़ की अहमियत तुम समझो और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालो। इंसान आखिर सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, समाज और देश के लिए भी उसका कुछ फ़र्ज़ होता है। अगर ऐसा न होता तो इंसान में और जानवर में क्या फ़र्क रह जाता। प्रोफेसर नाथ थोड़ी देर ठहर कर दयाल के तासुरात को भांपने लगे और फिर कहने लगे थे, दयाल, मैं तुम्हारी ज़हनी कैफियत बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। इंसान को जब कोई जज्बाती चोट पहुँचती है तो जैसे सब कुछ बिखर जाता है। समाज, ख़ानदान, मंजिल, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी बेमाने लगने लगती है। एहसास की इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। एहसास से खाली इंसान रह ही नहीं जाता है। तब देखने की बात यह है कि एहसास तुम्हें किस तरह आला कदरों या किसी मुक़द्दस मंजिल की तरफ बढ़ने में मुआविन होता है, या कि उल्टे तनज़्ज़ुली की तरफ ले जाता है। सिर्फ एहसास बेमानी और फालतू चीज़ बनकर रह जाती है जब तक किसी बामानी या किसी बड़े मकसद से न जोड़ा जाए। जज्बे के जोश में कोई खुदकशी तो कर लेता है या किसी का खून कर देता है, लेकिन क्या इस जज्बे से कोई मकसद हल होता है सिवाय नुकसान के? कह सकते हैं कि जज्बे के आला मकसद को
बेकार कर देना हुआ, उसको बर्बाद करना हुआ। जज्बा आपका उस वक्त ही बामानी या कामयाब हो सकता है जब आप किसी को सुख दे सकें, किसी का भला कर सकें। जज्बे की अहमियत उसी में है, और जज्बे की अहमियत इसी में है कि नहीं। दयाल सर झुकाकर सब खामोश सुनता रहा। प्रोफेसर नाथ उसूली नजरिए से उतरकर अमली नजरिए पर आ गए थे। और तुम क्या समझते हो दयाल कि तुम ऐसा करके सुषमा के तई अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हो, उसके तई अपने फर्ज को पूरा कर रहे हो, उसको खुशी दे रहे हो? नहीं दयाल, नहीं। उसको तुम्हारा हाल मालूम करके कितना दुख होगा, इस बात पर कभी गौर किए हो? मोहब्बत के क्या माने होते हैं? यही ना कि अपने महबूब को खुशी पहुंचाएं। देखो दयाल, तुमको मालूम है मोहब्बत के बारे में मुझे तो कोई ज़ाती तजुर्बा नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मोहब्बत एक कुशादा जज्बा है और कीना इसमें कहीं नहीं आना चाहिए, तरफैन में से किसी में नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना दयाल? उसके माँ बाप दूसरी जगह उसकी शादी कर दिए, इसमें उसका क्या कसूर है? अपने समाज में अक्सर ऐसा होता आया है। इसके लिए तुम्हारी तरह कोई अपनी ज़िंदगी और करियर तो नहीं बर्बाद कर लेता है। और नहीं, जो इतनी गहरी मोहब्बत थी तुमको सुषमा से, तो समाज से बगावत करके उससे शादी कर लेते, कोर्ट मैरिज कर लेते, दोनों बालिग थे। ये हिम्मत तो हुई नहीं, तो ऐसा करके तुम क्या दिखलाना चाहते हो? अपने को मजबूर दिखाकर लोगों की हमदर्दी लेना चाहते हो? ये तुम्हारी बुज़दिली है और कुछ नहीं। ऐसा करके तुम लोगों के रहम के काबिल नहीं बन सकते हो। बुज़दिल लोगों के तई गुस्सा पैदा होता है। प्रोफेसर नाथ को लगा कि वो शायद ज़्यादा ही कह दिए, इसलिए दयाल को समझाते हुए बोले, देखो दयाल, मेरी बात शायद तुमको कड़वी लगी हो, मगर मेरी बात पर सोचकर देखना और तब हमसे मुलाकात करना। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ये ढंग बदलो जितनी जल्दी हो सके। ये बुज़दिली, हर फ्रंट पर तुम्हारी बुज़दिली, मोहब्बत में बुज़दिली, समाजी फ़राइज़ में बुज़दिली, तालीमी ज़िंदगी में बुज़दिली, ज़िंदगी के जद्दोजहद में बुज़दिली, ये अच्छा लगता है तुम्हें? तुम्हारे जैसे होनहार और टैलेंटेड नौजवान को मेरी किसी बात की तकलीफ दिल में ना रखना। दयाल ने पहली बार मुंह खोला था। नहीं सर, आपको सब कुछ कहने का हक है। प्रोफेसर नाथ ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, मेरी बात याद रखोगे। और दयाल उनको प्रणाम करके चला आया था। एमएससी की क्लास में सुषमा, दयाल, दो नाम अलहदा ना होकर एक ही नाम हो गए थे। लड़के लड़कियों से लेकर असातिज़ा तक ये बात सबको मालूम थी। दोनों ने एक दूसरे के बगैर नहीं रहने की कसम खाई थी। लेकिन जैसा कि होता है, सुषमा की शादी कर दी गई और दयाल शराब पीने लगा। पीने क्या लगा, उसी में डूबा रहने लगा। अब उसके सामने घर, पढ़ाई लिखाई, यार दोस्त, क्लास, यूनिवर्सिटी, कैरियर, मुस्तकबिल कुछ नहीं था। बस सिर्फ बोतल और गिलास। रिश्तेदार, अपने पराए दोस्त, उस्ताद सब समझा कर हार गए थे। लेकिन क्या समझाने से ये सब होता है अगर आदमी न समझना चाहे? ये समझा दयाल ने प्रोफेसर नाथ से गुफ्तगू होने पर। प्रोफेसर नाथ के यहाँ से वापस आने के बाद उस दिन वो बोतल लेकर बैठा, लेकिन पीने के वक्त बार बार कान में प्रोफेसर नाथ की आवाज़ गूंजती रही, टुकड़े टुकड़े में। अब वो जब गिलास लेकर बैठता, उसके सामने सुषमा की शिकायत भरी आंखें आ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसका पीना कम होता गया और एक दिन तय किया कि वो एकदम छोड़ देगा। उस दिन वो प्रोफेसर नाथ के यहाँ गया। प्रोफेसर नाथ बड़े खुश हुए, बोले कि आज उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है, मिठाई मंगवाए। दयाल फिर पुराना दयाल हो गया, दिल लगाकर इम्तिहान दिया, एमएससी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ।
जल्द ही उसे उसी कॉलेज में लेक्चररशिप मिल गई। अब वो प्रोफेसर नाथ के तालिम इल्म से जूनियर कोलीग हो गया। ये बात न थी कि वो इस दरमियान सुषमा को एकदम भूल गया हो। बीच बीच में जब तब वो याद आ जाती थी, लेकिन उसकी याद अब उसमें कोई जुनून, कोई जोश नहीं पैदा करती थी। इसके बदले वो उसके तईं एक नर्म गोशा और मोहब्बत का एहसास रखता था। इस दरमियान प्रोफेसर नाथ के हालात में तब्दीली आई। उनकी बीवी ने उनसे तलाक ले ली। बड़ा बेटा अमेरिका चला गया। बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। घर में अब वो तन्हा थे, इसलिए शाम में अक्सर उनके यहाँ दोस्तों की महफिल जमने लगी। दयाल बहुत दिनों से उधर नहीं गया था। एक दिन पहुँच गया। टेबल पर बीच में बोतल रखी थी और प्लेट सब में नमकीन, सबके हाथों में गिलास थे। दयाल को देखते ही प्रोफेसर नाथ बोल उठे, आओ आओ दयाल, बहुत दिनों के बाद आए। दयाल उनको प्रणाम करके बोला, सर मैं फिर आ जाऊंगा, अभी चलता हूँ। अरे नहीं, आओ बैठो। दयाल अखलाकियात निभाते हुए सोफ़ा की खाली जगह पर उनके बगल में बैठ गया। नाथ साहब उठे और अलमारी से एक गिलास लाकर दयाल के लिए एक पैग बनाने लगे। दयाल ने कहा, सर आप जानते ही हैं मैं अब नहीं पीता हूँ। प्रोफेसर नाथ ने पैग बनाकर दयाल की तरफ बढ़ाते हुए बोले, जानता हूँ दयाल, जानता हूँ, बस तुम सिर्फ साथ दो हम सबका। दयाल के ही कॉलेज का एक साथी बोला, कभी कभी ले लेने में हर्ज नहीं है दयाल, वैसे तो छोड़े हुए हो ये अच्छी बात है। दयाल ने कहा, उसी तरह कभी कभी ही तो सब दिन की आदत हो जाती है। अब एक बार प्रोफेसर नाथ की तरफ आंख उठाकर वो बोला, गुरुदेव की मेहरबानी से जब हम निजात पा लिए हैं तो फिर मुझे इस दलदल में न ढकेलें। एक दूसरे साथी ने लुकमा दिया, वही गुरुदेव ना आपको हुक्म दे रहे हैं दयाल, कम से कम उनकी खातिर। इतना ज़्यादा रिजिड होना भी अच्छा नहीं है दयाल। दयाल ने हाथ जोड़कर सबकी तरफ नज़र दौड़ाते हुए कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आप लोगों की ज़िद की हिफाजत नहीं कर सकता हूँ। सचमुच मुझे माफ़ी दी जाए। उसने प्रोफेसर नाथ को प्रणाम किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका एक पाँव चौखट के बाहर था और दूसरा अंदर। जब प्रोफेसर नाथ बोल उठे, बुज़दिल, पीछे से कोरस में कह कह गूंज उठे। दयाल एक पल के लिए वैसे ही खड़ा रहा, फिर तेज़ी से आगे बढ़ गया। कहानी का इख्तिताम।